तो चलिए आज एक ऐसी दोस्ती की कहानी को समझते हैं जो कह सकते हैं सदियों पुरानी है। लेकिन आज की दुनिया में ना ये बहुत ज्यादा उलझ गई है। ये कहानी है भारत और ईरान की। एक ऐसा रिश्ता जो जियोपॉलिटिक्स की शतरंज पर एक बहुत ही नाजुक, एक बहुत ही मुश्किल बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो सीधा सवाल यही है, आज जब दुनिया में इतने सारे समीकरण बदल रहे हैं, तो आखिर ऐसा क्या है कि भारत ईरान के साथ अपने रिश्ते और भी गहरे कर रहा है? क्यों? बस यही सवाल है जिसके जवाब को हम आज मिलकर तलाशेंगे। और देखिए, ये सिर्फ कोई हवाई बातें नहीं हो रही हैं, सबूत सामने हैं। अभी हाल ही में मई 2024 में भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट को चलाने के लिए 1-2 साल नहीं, पूरे 10 साल का लंबा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। सोचिए, 10 साल, ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम है और ये साफ दिखाता है कि ये पार्टनरशिप कितनी सीरियस है। तो सवाल फिर वही है, आखिर ये 10 साल का एग्रीमेंट इतना बड़ा क्यों है? इसे समझने के लिए ना हमें आज से थोड़ा पीछे चलना होगा, बहुत पीछे, इतिहास में। क्योंकि भारत और ईरान का रिश्ता कोई नया डिप्लोमेटिक खेल नहीं है। अरे, इसकी जड़ें तो सदियों पुरानी दोस्ती में हैं। अगर हम हजारों साल पीछे देखें तो फारसी भाषा से लेकर हमारी वास्तुकला तक हमारी संस्कृतियों में एक गहरा, बहुत गहरा मेलजोल रहा है। ये रिश्ता सिर्फ, आप कह सकते हैं, लेन देन का नहीं है, ये सभ्यताओं का संगम है। और इसी मजबूत नींव ने आज भी हमारे डिप्लोमैटिक और ट्रेड रिश्तों को एक ठोस जमीन दी है। तो ये तो हो गई इतिहास की बात, लेकिन आज की दुनिया में इस गहरी दोस्ती के पीछे ठोस स्ट्रेटेजिक वजह क्या है? चलिए अब उन पिलर्स को देखते हैं जिन पर आज की ये मॉडर्न पार्टनरशिप खड़ी है। और इस पार्टनरशिप का सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी पिलर है चाबहार पोर्ट। देखिए, ये सिर्फ एक पोर्ट नहीं है, ये भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक गेटवे है, एक ऐसा रास्ता जो पाकिस्तान को पूरी तरह से बाईपास करता है और इसी के जरिए भारत को मिलती है सीधी पहुंच। कहां तक? अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के बाजारों तक। और सुनिए, चाबहार तो बस एक शुरुआत है, ये असल में एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है जिसे कहते हैं INSTC, यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये एक मल्टी मॉडल रास्ता है, मतलब इसमें जहाज भी है, ट्रेन भी है और ट्रक भी। और ये कॉरिडोर भारत को सीधे ईरान के रास्ते रूस और यूरोप से जोड़ता है। अब इसका फायदा सोचिए, जो सामान पहले 40 दिन में पहुंचता था वो अब सिर्फ 20 दिन में पहुंच सकता है। समय आधा और लागत भी काफी कम। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी वजह है एनर्जी सिक्योरिटी, मतलब ऊर्जा की सुरक्षा। एक जमाना था जब ईरान भारत के टॉप ऑयल सप्लायर्स में से एक था। हाँ, ये बात सही है कि हाल के सालों में चीजें बदली हैं, लेकिन एनर्जी कॉर्पोरेशन हमेशा से इस रिश्ते का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा रहा है। तो एक तरफ तो कनेक्टिविटी, ट्रेड और एनर्जी जैसे मजबूत पिलर्स हैं, लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जैसा हमने शुरू में ही कहा था, ये दोस्ती बिल्कुल आसान नहीं है। इस रिश्ते के सामने कई बड़ी और कह सकते हैं लगातार बढ़ती हुई चुनौतियां हैं जो इसे बहुत कॉम्प्लेक्स बना देती हैं। और इन चुनौतियों में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है अमेरिकी सैंक्शंस, खासकर काटसा, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। इस तरह के अमेरिकी कानूनों ने भारत और ईरान के बीच ट्रेड और चाबहार जैसे प्रोजेक्ट्स की रफ्तार पर एक तरह से ब्रेक लगा दिया है। ये एक बाहरी प्रेशर है जिससे डील करना दोनों देशों के लिए वाकई में बहुत मुश्किल रहा है। और बस यहीं से भारत के लिए वो मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट शुरू होता है। समझिए, एक रस्सी पर चलने जैसा है। एक तरफ ईरान है जिसके साथ कनेक्टिविटी, रीजनल पहुंच और सदियों पुराने रिश्ते मजबूत करने हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल जैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं जिनके साथ डिफेंस और टेक्नोलॉजी में हमारे हित जुड़े हैं। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। और मुश्किलें सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। कभी कभी कुछ रीजनल मुद्दों पर ईरानी नेताओं के बयानों से डिप्लोमेटिक टेंशन बढ़ जाती है। फिर इजराइल ईरान का जो तनाव चल रहा है और रेड सी में जो हमले हो रहे हैं, उससे भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और वहां रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। तो हमने पिलर्स भी देख लिए और चैलेंज भी। अब सवाल ये है कि जमीन पर असल में ये मुश्किल बैलेंस दिखता कैसा है और भारत इसे मैनेज कैसे कर रहा है। ये जो आंकड़े हैं ना, ये अपने आप में एक कहानी कहते हैं। देखिए, कुल ट्रेड है करीब $1.68 बिलियन का। इसमें भारत का एक्सपोर्ट ज़्यादा है, लगभग $1.24 बिलियन। ये नंबर क्या दिखाते हैं? यही कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस तो बहुत है, लेकिन बाहरी दबाव की वजह से जो इकोनॉमिक रिश्ता है वो अपने असली पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पाया है। तो सवाल ये है कि भारत ये सब मैनेज कैसे कर रहा है? इस पूरे समीकरण को समझने की चाबी एक शब्द में है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी,
यानी रणनीतिक स्वायत्ता। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से तय करता है, किसी एक पावर ब्लॉक के प्रेशर में आए बिना अलग अलग पार्टनर्स के साथ अपने रिश्ते बनाकर चलता है। और ईरान के साथ भारत का जो रिश्ता है वो इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। तो हमने इतिहास को देखा, आज की स्ट्रैटेजी को समझा, चुनौतियों पर बात की और भारत के बैलेंसिंग एक्ट को भी देखा। अब इन सब बातों को समेटते हुए हम उस एक बड़े सवाल पर आते हैं जो भविष्य की तरफ है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, इस दुनिया में जहां जियोपॉलिटिक्स हर दिन बदल रही है, जहां तनाव लगातार बढ़ रहा है, वहां भारत और ईरान की ये सदियों पुरानी दोस्ती कितनी टिकाऊ साबित होगी? क्या ये वक्त की कसौटी पर खरी उतर पाएगी? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही हमें देगा।